नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना में की वीडियो में हम देखेंगे जीव विज्ञान की पाठ्य योजना। तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के अगर देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा, जिससे मैं आप लोगों को जो भी सिखाना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, पहली बात तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैं बीएड या बीटीसी जो भी कर रहा था उस टाइम पे मुझे दिक्कत हो रही थी पाठ्य योजना बनाते समय, इसलिए उसी समय मैंने सोचा था कि आज के बाद कोई भी बच्चा जो बीएड कर रहा है या बीटीसी कर रहा है उसको पाठ्य योजना या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना या फिर बीएड से रिलेटेड कोई भी अगर उसको समस्या होती है तो उसको दूर करने के लिए मैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसको दूर करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे देखने के बाद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और डेली बेसिस पे अगर आप लोग चाहते हैं कि अन्य बच्चों की भी हेल्प हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिएगा उन बच्चों के साथ, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो फेसबुक पे, कहीं पे भी आप जहाँ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो के लिंक को वहाँ पे शेयर करिए। और डेली बेसिस पे अगर आप लोग पाठ्य योजना की वीडियो देखना चाहते हैं किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिएगा। और अगर वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए बिल्कुल फ्री में तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो, देर नहीं करते हैं। आपको पता है जिस पेज पे आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उस पेज पे बीचों बीच इस तरीके से आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। ठीक है, इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिख दीजिएगा यहाँ पे जैसे लिखा गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे कक्षा लिखनी है। हमारी कक्षा है 8वीं, विषय विज्ञान है, उप विषय है जीव विज्ञान। विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखना होता है जिससे ये पता चलता है कि आप किस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए गए थे। डेट लिखना होता है यानी दिनांक लिखना है। अवधि 35 मिनट का है और कालांश यहाँ पे हमारा चौथा, यानी कि 4th पीरियड में हम जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। अगर वीडियो आप लोगों को कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं कि वीडियो जो मैं ये प्रिंटेबल फॉर्म में बताता हूँ उनको क्लियर नहीं दिखता, छोटा दिखता है, तो उस समय आप क्या करिए कि वीडियो की जो क्वालिटी है उसको 360 पिक्सल कम से कम करके देखिए। क्योंकि अगर आपका नेट नहीं सही चल रहा होगा तो 144 पिक्सल में या फिर 240 पिक्सल में दिखेगा तो वो क्लियर नहीं दिखेगा। तो ऊपर कॉर्नर बटन पे आपका जो सेटिंग का ऑप्शन होता है वहाँ पे जाके आप वीडियो की क्वालिटी 360 पिक्सल पे कर लीजिएगा, आपको क्लियर सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए प्रकरण हमारा है पौधों में लैंगिक जनन। नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो विषय है या फिर उप विषय है उसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उनको क्या सिखाना चाहते हैं इस विषय को पढ़ाने के बाद। तो यहाँ पे देखिए कम से कम आपको 5 से 6 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। सामान्य उद्देश्य देखिए यहाँ पे लिखा गया पहला पॉइंट, छात्रों को विज्ञान के तथ्यों एवं सिद्धांतों की जानकारी प्रदान करना। सेकेंड पॉइंट है छात्रों की तार्किक क्षमता का विकास करना। थर्ड पॉइंट है छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक शोध हेतु चिंतन एवं बोध शक्ति का विकास करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों में प्रकृति के विभिन्न रहस्यों के ज्ञान के लिए जानकारी विकसित करना। छठवां पॉइंट है छात्रों में चित्र बनाने का कौशल विकसित करना। सातवां पॉइंट है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। और आठवां पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करना। ये हो गया सामान्य उद्देश्य। अब आता है आपका यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य या फिर प्राप्य उद्देश्य जिसको कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आपका जो टॉपिक है, जैसे पौधों में लैंगिक जनन आज हमारा टॉपिक है, तो उसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे। तो इसको 3 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, शिक्षण बिंदु, प्राप्य उद्देश्य या फिर विशिष्ट उद्देश्य, या फिर यहाँ पे एक साइड प्रविधि विधि या फिर सहायक सामग्री। इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट आपको बस विशिष्ट उद्देश्य लिखना है तो आप विशिष्ट उद्देश्य लिख के ये सारी हेडिंग आप लिख सकते हैं 6 पॉइंट। ठीक है, जैसे आपके कॉलेज वाले कहें। तो यहाँ पे मैं डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। इससे ज़्यादा डिटेल में आपके कॉलेज वाले नहीं कहेंगे, इससे कम ही रहेगा, ये जान लीजिए। तो शिक्षण बिंदु में देखिए लिखा गया पहला यहाँ पे पॉइंट पौधों में लैंगिक जनन का अर्थ। दूसरा बिंदु यहाँ पे बाह्य दलपुंज। तीसरा पॉइंट है दलपुंज। चौथा पॉइंट है पुमंग और पाँचवा पॉइंट है जायांग। प्राप्त उद्देश्य में पहला पॉइंट है ज्ञान प्राप्त उद्देश्य, यानी कि इसको ज्ञानात्मक भी कहते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया छात्र पौधों के लैंगिक जनन का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है अवबोध प्राप्त उद्देश्य, यानी कि अवबोधात्मक या फिर बोधात्मक भी कहते हैं इसको। तो इसमें देखिए लिखा गया छात्रों में लैंगिक जनन का महत्व एवं उपयोगिता की समझ उत्पन्न होगी। तीसरा पॉइंट है कौशल प्राप्त उद्देश्य, या फिर काफ़ी कॉलेजेस में इसको कौशलात्मक भी कहते हैं। तो इसमें देखिए लिखा गया है छात्रों में पौधों के लैंगिक एवं अलैंगिक जननांगों को समझने का कौशल विकसित होगा। चौथा पॉइंट है अभिरुचि प्राप्त उद्देश्य, छात्र निषेचन, बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग को जानने की अभिरुचि विकसित करेंगे। पांचवा पॉइंट है आवृत्ति प्राप्त उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया छात्रों में पौधों के लैंगिक जननों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित हो सकेगी। और छठवां पॉइंट है प्रयोग प्राप्य उद्देश्य, प्रयोगात्मक इसको कहते हैं। छात्र पौधों की संरचना के बारे में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर उसके उपयोग का जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। प्रविधि वाले कॉलम में देखिए लिखा गया विधि है व्याख्यान, प्रविधि है प्रश्नोत्तर और प्रदर्शन,
सहायक सामग्री है पुंकेसर, स्त्रीकेसर तथा बीजांड का मॉडल चित्र, कक्षोपयोगी सामग्री जिसके अंतर्गत आपका चौक, डस्टर, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। अब इसके बाद आता है लेसन प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग। पहले तो पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र प्रजनन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो हेडिंग मैं बता रहा था, प्रस्तावना। प्रस्तावना के लिए आपको 2 कॉलम यहाँ पे डिवाइड करना है, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। और यहाँ पे जो भी आप सहायक सामग्री यूज करेंगे उस क्वेश्चन का आंसर निकलवाने के लिए। लड़की हैं तो छात्राध्यापक क्रिया की जगह छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। ठीक, कम से कम आप 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, लेकिन काफ़ी कॉलेजेस में 5 प्रश्न पूछना कंपलसरी होता है, यानी कि कम से कम 5 प्रश्न आपको पूछना होता है। तो देखिए यहाँ पे 5 प्रश्न पूछेंगे तो थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, लेकिन जो रूल है वो कम से कम आप 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछ सकते हैं अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रम वाइज पूछना होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, पौधों के कितने भाग होते हैं? तो बच्चे बताएंगे पौधों के 3 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती या फिर फल फूल आदि। दूसरा प्रश्न है, पौधों का ऊपरी तथा आकर्षक भाग कौन सा होता है? तो बच्चे बोलेंगे आकर्षक भाग तो फूल ही होता है। तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे पौधे का ऊपरी तथा आकर्षक भाग फूल या फिर पुष्प होता है। पुष्प भी बोल सकते हैं कुछ बच्चे, और कुछ बच्चे फूल भी बोल सकते हैं। तीसरा प्रश्न फिर बनेगा, फूल से क्या बनता है? तो बच्चे बोलेंगे फूल से फल बनता है, इसे ही बीज कहते हैं। चौथा प्रश्न है, फूल के किस भाग से फल बनता है? ठीक, तो चौथा प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपके, फूल के पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर से फल बनता है। फिर 5वां प्रश्न आ जाता है आपका, पुष्प के बीज या फल का निर्माण कैसे होता है? तो ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, इसको आप अभी तक नहीं पढ़ाए हैं, उनको नहीं पता है इतना डिटेल में, तो इसका कोई उचित उत्तर नहीं दे पाएगा बच्चे नहीं दे पाएंगे। ये हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया समस्यात्मक जैसे ही होगा आप अपना उद्देश्य कथन बोल सकते हैं। उसके पहले यहाँ पे मैं दिखा दूँ पौधों के भाग कौन कौन से हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, पुष्प के भाग पुंकेसर, स्त्रीकेसर। ठीक, इसके बाद अब आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में देखिए लिखा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए उद्देश्य कथन लिखा गया है, छात्रों आज हम पौधों में पाए जाने वाले लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, किस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप उस चीज़ को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं हेडिंग वाइज यहाँ पे प्रस्तुतिकरण को यहाँ पे 5 कॉलम में डिवाइड किया गया। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, लड़की है तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। इसमें पहला शिक्षण बिंदु है पौधों के में लैंगिक जनन का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। पहला प्रश्न है, पुष्प के से क्या बनता है? तो बच्चे बोलेंगे पुष्प से फल एवं बीज बनता है। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा, बीज का निर्माण कैसे होता है? तो बीज का निर्माण, इसका सही से आंसर बच्चे नहीं दे पाएंगे, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रश्नोत्तर विधि थी, प्रश्न पूछ रहे थे तो प्रश्नोत्तर विधि थी। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया छात्राध्यापक कथन, ध्यान दीजिएगा, छात्राध्यापक कथन लिखा गया यहाँ पे, यानी कि अब उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए बता रहे हैं आप, पुष्पी पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। पुष्प भी एक लिंगी जैसे लौकी, कद्दू आदि, अथवा द्विलिंगी जैसे सरसों, गुड़हल, मटर आदि होते हैं। सामान्यतः एक लिंगी, इसके सामने वाले में देख लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि थी, व्याख्या कर रहे थे। और यहाँ पे श्यामपट्ट पे एक लिंगी पुष्प लौकी, कद्दू, द्विलिंगी पुष्प सरसों, गुड़हल, मटर, पुष्प के नर जनन को पुंकेसर तथा मादा जनन को स्त्रीकेसर कहते हैं। अब इसके बाद एक लिंगी के आगे देखिए क्या लिखा गया, एक लिंगी पुष्प कम मिलते हैं। पुष्प के नर जनन अंग को पुंकेसर तथा मादा जनन अंग को स्त्रीकेसर कहते हैं, इनसे निषेचन होता है। बहुत प्रश्न फिर पूछेंगे आप बच्चों से। पहला प्रश्न है, पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे बोलेंगे पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। दूसरा प्रश्न है, पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे पुष्प के नर जनन अंग को पुंकेसर कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे पुष्प के मादा जनन अंग को स्त्रीकेसर कहते हैं। ये प्रश्नोत्तर विधि थी, फिर से प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब शिक्षण बिंदु यहाँ पे आप श्यामपट्ट पे देखिए, आप यहाँ पे आप फाइल में या फिर चार्ट पे बना के ले जा सकते हैं। ये परागकोश है, यहाँ पे पुतंतु है, पुंकेसर ये है, स्त्रीकेसर ये है। इसको आप चार्ट पे बना के ले जाएंगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु है बाह्य दलपुंज। विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछेंगे आप। पहला प्रश्न है, पुष्प का बाहरी भाग कैसा होता है? तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे आंसर मिलेगा, पुष्प का बाहरी भाग प्रायः हरा होता है। दूसरा प्रश्न है, बाह्य भाग के बारे में बताइए, नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये प्रश्नोत्तर विधि थी, प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। फिर से आप छात्राध्यापक कथन में अपना व्याख्या देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र बाह्य दलपुंज कहलाता है। यहाँ पे पुष्पासन पर सबसे बाहर की ओर 4 पृथक बाह्यदली पीले हरे
रंग के बाह्यदल होते हैं। बाह्यदल अन्य पुष्पीय भागों की सुरक्षा करते हैं। सभी बाह्यदल मिलकर बाह्यदलपुंज कहलाते हैं। छात्र वाले कॉलम लिखा गया सेम, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या विधि थी तो व्याख्या विधि लिख दीजिए। और श्यामपट वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्यदलपुंज कहलाता है। बाह्यदल पुष्पीय भागों की सुरक्षा करता है और सभी बाह्यदल मिलकर बाह्यदलपुंज कहलाते हैं। बहुत प्रश्न फिर से आता है यहाँ पे, पुष्प का बाहरी भाग क्या होता है? तो आंसर मिलेगा पुष्प का बाहरी भाग बाह्यदलपुंज कहलाता है। प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। आगे इसके बाद देखिए प्रश्न है बाह्यदलपुंज किस रंग का होता है? तो बच्चे बोलेंगे बाह्यदलपुंज पीले हरे रंग का होता है। तीसरा प्रश्न है यह किसकी सुरक्षा करता है? तो बच्चे बोलेंगे यह पुष्प के अन्य भागों की सुरक्षा करता है। फिर तीसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु में पॉइंट है दलपुंज। विकासात्मक प्रश्न फिर से है बाह्यदल के ऊपर का भाग कैसा होता है? तो बच्चे बोलेंगे बाह्यदल के ऊपर का भाग चौड़ा तथा आधारी होता है। दूसरा प्रश्न है बाह्यदल के अंदर के दूसरे चक्र के बारे में बताओ। बच्चे नहीं बता पाएंगे, नहीं उसके बारे में नहीं पढ़ा है अभी। समस्यात्मक प्रश्न होगा, प्रश्नोत्तर विधि है यहाँ पे। फिर से आप छात्राध्यापक कथन यहाँ पे बताएंगे बाह्यदल के अंदर के दूसरे चक्र को दलपुंज कहते हैं। बाह्यदलपुंज के भीतर की ओर 4 पीले रंग के पेटल्स होते हैं। दल का ऊपरी भाग चौड़ा तथा आधारी भाग सकरा होता है। ये परस्पर यक्ष क्रॉसवत लगे होते हैं। ठीक है, इस कारण क्रॉस रूपी यानी कि क्रूसीफॉर्म कहलाते हैं। दल स्वतंत्र एवं पृथक यहाँ पे पृथक दली होते हैं। दल परस्पर मिलकर दलपुंज बनाते हैं। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या विधि थी व्याख्या विधि लिख दीजिए। और श्यामपट कार्य पे लिखा गया है बाह्यदल के अंदर दूसरे चक्र को दलपुंज। दूसरा है पॉइंट दल स्वतंत्र एवं पृथक दली। तीसरा है यहाँ पे पॉइंट दल परस्पर मिलकर दलपुंज बनाते हैं। फिर से बहुत प्रश्न आता है यहाँ पे। पहला प्रश्न है क्रॉस रूपी संरचना क्या कहलाती है? तो बच्चे बोलेंगे क्रॉस रूपी संरचना दलपुंज कहलाती है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे इसके दल कैसे होते हैं? तो इसके दल स्वतंत्र एवं पृथक दली होते हैं। प्रश्नोत्तर विधि थी प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब इसके आगे एक प्रश्न और है यहाँ पे, चौथा पॉइंट है शिक्षण बिंदु का पुमंग। अब काफ़ी कॉलेजेस में 3 ही शिक्षण बिंदु लिखना कहते हैं तो 3 लिखिएगा, लेकिन कभी कभी कॉलेज में कहते हैं 4 या 5 शिक्षण बिंदु पढ़ाइए। जब डिटेल में आपको पढ़ाना होता है तो आपको 4 से 5 पॉइंट बनाना होता है। अगर 3 कहें तो इसके ऊपर जहाँ तक मैंने बताया उतना लिखने के बाद आप मूल्यांकन प्रश्न में चले जाइएगा। लेकिन यहाँ पे मैं डिटेल में बता रहा हूँ तो डिटेल में आप देख लीजिए, आपको काम आएगा। पुमंग का विकासात्मक प्रश्न है पहला, पुष्पासन के नर जनन चक्र को क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे पुष्प के नर जनन चक्र को पुंकेसर कहते हैं। दूसरा प्रश्न है पुंकेसर की स्थिति एवं रचना बताओ। नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न होगा तो अपना यहाँ पे छात्राध्यापक कथन देना शुरू कर देंगे। यहाँ प्रश्नोत्तर विधि थी जो अभी प्रश्न पूछ रहे थे। आप प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्नोत्तर विधि होगा, कुछ बताएंगे तो व्याख्या विधि होगा। ठीक, छात्राध्यापक कथन में देखिए लिखा गया है यह पुष्पासन पर स्थित पुष्प का नर जनन चक्र है। इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। सरसों के में 6 पुंकेसर होते हैं। ये 2 चक्रों में लगे रहते हैं। भीतरी चक्र में 4 बड़े पुतंतु वाले पुंकेसर और बाहर की ओर 2 छोटे पुतंतु वाले पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर की यह व्यवस्था चतुर्दीर्घी कहलाती है। पुंकेसर के आधार पर मकरंद ग्रंथ या स्थिति होती है। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी, पुतंतु। ठीक, छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या विधि थी तो व्याख्या विधि कर दीजिए। और श्यामपट पे जो आपने 4 भाग बताया वो यहाँ पे लिख दीजिए। पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्यदल, पुमंग, दलपुंज और जायांग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, बाह्यदल, दल, पुमंग और जायांग। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से बहुत प्रश्न आता है सरसों के कितने पुंकेसर होते हैं? तो बच्चे बताएंगे सरसों के 6 पुंकेसर होते हैं। दूसरा प्रश्न है पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? तो पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी, पुतंत आदि। प्रश्नोत्तर विधि तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। फिर से अब चौथा लास्ट यहाँ पे शिक्षण बिंदु है जायांग। विकासात्मक प्रश्न है पहला, पुष्प के जननांग कौन कौन से होते हैं? तो बच्चे बोलेंगे पुष्प के जननांग पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। प्रश्नोत्तर विधि फिर से लिख दीजिए। अब थोड़ा सा बचा है, देख लीजिए। दूसरा विकासात्मक प्रश्न है पुष्प के किस भाग से भ्रूण का निर्माण होता है? तो बच्चे बोलेंगे कुछ न कुछ बताने की कोशिश करेंगे, नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर छात्राध्यापक कथन है, इसमें बताएंगे आप पुष्पासन के शीर्ष पर जायांग स्थित होता है। यह पुष्प का मादा जनन भाग होता है। जायांग की इकाई को यहाँ पे अंडप कहते हैं। प्रत्येक अंडप के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। इसमें बीजांड लगे रहते हैं। छात्र वाले कॉलम लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि थी व्याख्यान विधि है। फिर से बहुत प्रश्न पूछेंगे लास्ट में। पहला प्रश्न है जायांग की इकाई को क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे जायांग की इकाई को
अंडप कहते हैं। दूसरा प्रश्न है अंडप के भाग बताओ। बच्चे बताएंगे अंडप के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए यहाँ पे। और सारी चीज़ें अब कंप्लीट हो गई। आप अच्छे से एक डिटेल में अगर लेसन प्लान बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और 3 पॉइंट बनाना चाहते हैं तो 3 पॉइंट बनाने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न पे आ सकते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, पहला है पुष्प के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है पुष्प के नर जननांग को क्या कहते हैं। तीसरा प्रश्न है किसी एक लिंगी पौधे का नाम बताइए, तो लौकी बता दीजिएगा। चौथा है जायांग से क्या विकसित होता है। पांचवा प्रश्न है पुष्प के कौन कौन जननांग होते हैं। छठवां प्रश्न है पुंकेसर से किसका विकास होता है। और सातवां प्रश्न है परागकण किसे कहते हैं। और लास्ट में आता है आपका हेडिंग गृह कार्य में देखिए बच्चों को घर से करके लाने के लिए कार्य जरूर दिया जाना चाहिए, जिससे आप जो पढ़ाएं वो सार्थक हो। बच्चे घर पे जाएं, उस चीज़ को रिवाइज करें और जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न दिया गया है, पौधे में पाए जाने वाले लैंगिक जनन को समझाइए। दूसरा प्रश्न है पुष्पी पौधों की जनन प्रक्रिया को लिखकर याद करो। तो ये हो गया पूरा का पूरा आज का लेसन प्लान, डिटेल मैंने बताया है। अगर आपको आज का लेसन प्लान पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। नीचे लाइक का बटन होगा थम्स अप का, उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। और डेली बेसिस पे अगर आप लोग लेसन प्लान या फिर सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए, या फिर बीएड बीटीसी से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की हेल्प रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर दूंगा। सिर्फ आपको नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।